हेलो स्टूडेंट्स, एक के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। देखिए आकृति 7.18। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आकृति हमें दी गई है। अब इस आकृति को हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें ये देखिए, ये AB रेखाखंड आपको दिख रहा होगा, एक सीधी लाइन आपको दिख रही होगी, ये AB रेखाखंड है। अब इस पर आप देखेंगे कि ये देखिए B से लेके C तक ये BC लंब है AB पर। अगर हम चित्र को उल्टा कर दें, ये देखिए मैं चित्र को उल्टा कर देता हूँ, तो ये AB लाइन जो है इस पर ये सीधी लाइन है। इस तरीके से ऐसा लग रहा है मानो इस लाइन पर ये लाइन खड़ी हो। तो इस तरीके की पोजीशन को हम कहते हैं लंब, है ना। तो ये लंब है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो AB लाइन है या AB रेखाखंड है, इस पर ये AD इस तरीके से, ये भी सीधी लाइन है एकदम इस पर, तो ये भी एक लाइन खड़ी हुई है। तो ऐसी लाइन जो होती हैं वो 90 अंश का कोण बनाती हैं। दोनों लाइन आपस में 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाएंगी। यहाँ पे भी ये दोनों रेखाएं आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि जो BC है या CB है ये AB पर लंब है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो AB रेखाखंड है इस पर ये AD लंब है। तो अभी तक हमें ये समझ में आया कि जो AB रेखाखंड है ना, इस पर ये लंब है, ये वाली लाइन इस तरीके से, और इस तरीके से ये भी। अगर हम चित्र को उल्टा कर दें तो ऐसा देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि ये जो लाइन है AB, A से लेके B तक, इस पर ये भी तो लंब है। तो सीधी लाइन जो होती हैं वो लंब कहलाती हैं। तो इतना हमें पता चल रहा है कि जो AB रेखाखंड है इस पर BC और AD दोनों लंब हैं। आगे लिखा है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये अलग से एक लाइन है या रेखाखंड है CD। ये देखिए ये CD रेखाखंड है ना, जो ये दिखाना है कि ये AB को देखिए ये काट तो रहा है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, हमने इसे बिंदु O नाम दे दिया। लेकिन ये दिखाना है कि ये दो बराबर भागों में काटता है AB को। इसका मतलब ये है कि AB के ये दो टुकड़े करता है। कौन? CD। जब यहाँ से गुजरता है तो AB के ये दो टुकड़े करता है, लेकिन हमें ये दिखाना है कि ये दोनों टुकड़े बिल्कुल बराबर हैं, यानी कि जितना BO होगा उतना ही OA होगा। ये हमें दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे चूँकि ये दोनों लंब हैं AB रेखाखंड पर, ये देखिए यहाँ पे AB रेखाखंड पर ये BC और AD दोनों लंब हैं, और ये भी बताया गया है कि बराबर हैं, बराबर लंब रेखाखंड हैं। तो इसका मतलब कि जितना ये है उतना ही ये है। ये BC और AD बराबर हैं, ये पहले से हमें दिया गया है। कौन कौन? BC और AD ये दोनों बराबर हैं, ये हमें पहले से दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है कि BO बराबर OA, यानी कि ये दोनों टुकड़े आपस में समान होंगे। जब CD ने AB को काटा तो ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये हमें दिखाना है। और ये 90 है और ये भी 90 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वो लिखते हैं जो हमें दिया गया है, तो हम हेडिंग लगाएंगे दिया है। अब इस चित्र को देखते हैं और यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है कि AB पर कौन लंब है? AD। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे AB पर लंब है AD, ये देखिए हमने लिख दिया। और AB पर BC भी लंब है, तथा यहाँ पे हम लिखेंगे कि AB पर लंब है BC। BC भी लंब है, आप देख सकते हैं BC भी लंब है और AD भी लंब है। अब साथ में हमें ये भी दिया गया है, लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये तो हमें पता ही चलता है। अब सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो हम हेडिंग लगाएंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है BO जितना है उतना ही OA हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BO बराबर OA। ठीक है। अब ये कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि CD जो रेखाखंड है ये AB के दो टुकड़े करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। ये हमें दर्शाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। दर्शाइए कि CD यानी कि ये वाली लाइन CD रेखाखंड AB को, यानी कि रेखाखंड ये है ना AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि AB को समान दो भागों में बांटता है। तो समान दो भागों में बांटेगा, इसका मतलब होगा कि जितना BO होगा उतना ही OA होगा, तभी तो ये दोनों बराबर टुकड़े होंगे। इसके दो टुकड़े हो गए, वो भी बराबर, O पर कटा है, इसलिए हम BO बराबर OA मानेंगे। ये तो हमने ये भी लिख लिया। अब हम उपपत्ति, यानी कि अब जो जिसमें हमें दर्शाना लिखा हो, यानी कि जो हमें सिद्ध करना हो या दर्शाना हो, उसमें हम उपपत्ति लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे उपपत्ति। ये देखिए, अब इसमें हमें, अगर हम चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला OAD नीचे वाला त्रिभुज, और दूसरा OBC। दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ODA, कहीं से भी ले सकते हैं ODA, आप ऐसा भी लिख सकते हैं OAD, कोई भी, क्योंकि त्रिभुज है। लेकिन यदि आप समकोण त्रिभुज बताते ना तो आपको ये बीच में A ही लिखना पड़ता, तो OAD लिखते हैं। लेकिन हम तो त्रिभुज लिख रहे हैं, तो हमने ये एक त्रिभुज ये ले लिया, ऊपर का त्रिभुज और हमें लेना है। तो बताइए
और त्रिभुज कौन सा होगा, ओ बी सी, ओ बी सी में। ठीक है, अब अगर इन दोनों त्रिभुज में हमें कोई 3 समानताएं मिलती हैं तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम होंगे तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम सिद्ध कर पाएंगे। देखते हैं कैसे होगा सिद्ध। दोनों त्रिभुज में यदि हम देखें तो 90 यहाँ पे बन रहा है, तो इस वाले त्रिभुज में ओ डी ए में यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, तो ओ बी सी में यहाँ पे 90 अंश, दोनों में 90-90 बराबर है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो ये लिख सकते हैं कोण। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे ये भुजा जो है ये वाली बी सी और यहाँ पे ए डी, ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर। कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों जो शीर्ष लंब हैं ये बराबर हैं। और तीसरी समानता क्या होगी वो हमें ढूंढना है, तो ये होगी ना, ये देखिए, ये इसका ये वाला कोण इस त्रिभुज का ओ ए डी का, यानी नीचे वाले त्रिभुज का, ये देखिए ये वाला कोण, और ऊपर वाले त्रिभुज का यानी ओ बी सी का ये वाला कोण, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो 3 समानताएं हमें मिल जाती हैं आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी सी बराबर ए डी, ये हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, और ये हमें दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो कोण बी जो है वो बराबर है कोण ए के, और प्रत्येक 90 का है, प्रत्येक 90 अंश का है। और तीसरा ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाले कोण के, शीर्षाभिमुख है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण, ये वाला कोण हमें बताना है तो हम कैसे लिखेंगे बताइए, डी ओ ए, तभी बीच में आया ना ओ, तो हम लिखेंगे कोण डी ओ ए बराबर है कोण, उस तरफ देखिए ये वाला हमें बताना है बीच में, तो बी ओ सी, ऊपर चले जाएंगे बी ओ सी, तो कोण बी ओ सी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये 3 समानताएं हमें मिली, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिभुज ओ डी ए सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ बी सी के। और इसमें समरूपता की कौन सी शर्त लगी, कोण कोण भुजा कोण कोण, ये भुजा है ना, ये कोण है दोनों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण कोण। ठीक है, कोई भी 3 समानताएं होनी चाहिए, तो भुजा कोण कोण सर्वांग समता से। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया, अब इसके संगत अवयव, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बिल्कुल बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं, ये तो ये हमें दी गई थी, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, तो हो गया ना बी ओ बराबर ओ ए। तो हम लिखेंगे इसलिए बी ओ बराबर ओ ए, इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बी ओ, ऊपर वाले त्रिभुज की, और नीचे वाले त्रिभुज की ओ ए। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया था ये वाला, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले हम लिख देते हैं ओ ए बराबर बी ओ, है एक ही बात, थोड़ा सा लिखने का तरीका, तो ओ ए बराबर बी ओ, और ये है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव से। ठीक है, तो ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध। आता है जो सी डी भुजा है या सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, तो हम लिख लेते हैं इस तरीके से। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको एक बार अच्छे से कर लीजिए। प्रश्न 4 है, L और M 2 समांतर रेखाएं, यानी यहाँ L और M जो है हमारे पास 2 समांतर रेखाएं, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। अब इन दोनों समांतर रेखाओं पर दूसरी समांतर रेखाओं का एक युग्म है P और Q, ये इन्हें क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस प्रकार से, है ना। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, अब यहाँ पर जो ये ABC ये वाला जो त्रिभुज है वो CDA इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, यहाँ जो रेखा L है वो M के क्या है, समानांतर है। अब ये दोनों जब रेखाएं समानांतर है और यहाँ पर AC क्या है, तिर्यक है, AC क्या है, AC तिर्यक है। तो जब L और M समानांतर है और AC तिर्यक है, तो यहाँ देखो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। एकांतर कोण कैसे बनते हैं, जैसे मान लो ये तिर्यक हो गया, तो यहाँ एक Z बन रहा है, देखो, है ना, Z बन रहा है, तो Z के जो अंदर वाले कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने पहले पढ़ रखा है ना। अगर मान लो ये कोण 1 है और ये कोण 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, है ना। इसी प्रकार जो P और Q है वो भी आपस में क्या है, समानांतर है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या बनेगा, Z बनेगा। तो देखो यहाँ उल्टा Z बन रहा है इस प्रकार से, तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। यहाँ कारण क्या हो जाएगा, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये एकांतर कोण है ना। इसी प्रकार P और Q जो है ये भी आपस में समानांतर है,
और यहाँ P और Q समानांतर होने के साथ में AC क्या है, तिर्यक है ना, AC क्या है, तिर्यक है। इसको समझो, देखो यहाँ P और Q समांतर है और AC हमारा क्या हो गया, तिर्यक हो गया। तो देखो यहाँ भी Z बन रहा है, इधर वाला है ना, तो ये भी एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ Z बन रहा है, तो ये अंदर वाला कोण, ये वाला कोण 3 और 4, ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है ना। अब ये चीज हमें दे रखी है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ त्रिभुज, एक तो हमें दिया ABC व दूसरा त्रिभुज दिया CDA। त्रिभुज CDA में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, यानी इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है। कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये ऊपर हमने दे रखा है। इसी प्रकार कोण 3 बराबर है कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, है ना। अब हमें दो कोण बराबर हो गए, और देखो इन दोनों की ये जो बीच की भुजा है वो आपस में क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि इस त्रिभुज के लिए भुजा AC और इस त्रिभुज के लिए भुजा AC, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ। तो अब यहां पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, देखो ये कोण हो गया A, ये भी कोण हो गया A, और ये भुजा हो गई S। ASA नियम से मैं क्या कह सकता हूं, ASA नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के, है ना। यही हमें बताना था कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। आप चाहो तो यहां पर कारण लिख सकते हो एकांतर कोण, है ना, वापस लिख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आपको समझ में नहीं आया, तो अगर आप इतना सा भी करोगे तो भी आपका उत्तर पूरा सही माना जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको व्यवस्थित काम करना है तो इस प्रकार से करना पड़ेगा।